हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज भाईजी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं, लेकिन फास्ट तरीके से समझाऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आपने स्क्रीन पर पहले ही देख लिया होगा कि हमने आज कौन कौन से क्वेश्चन कवर करने हैं। थोड़े से लेंथी है, लेकिन स्पीड में करेंगे तो आपको काफ़ी कम समय में और जल्दी से समझ में आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई भी मेल पर्सन है और उसकी डेथ हो जाती है, और वो जब उसकी डेथ होती है वो कोई भी वसीयत नहीं करके जाता कि मेरी प्रॉपर्टी इसको जाएगी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को किस तरीके से आगे बांटा जाएगा, किस किस के पास कितनी प्रॉपर्टी जाएगी, यह हमारा क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके लिए हमें इन सभी सेक्शंस को कवर करना होगा। सेक्शन 8 बात करता है कुछ जर्नल रूल्स के बारे में, जिसके बारे में हम समझेंगे। साथ ही सेक्शन 9 में बात की गई है ऑर्डर करने की, किस तरीके से ऑर्डर किया जाएगा, इसके बारे में हम समझेंगे। इसे आप एक चार्ट के रूप में बनाकर जो है अपनी एग्ज़ाम आंसर शीट में आप लिख दीजिए ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े। सबसे पहले बात करें डिस्ट्रीब्यूशन किसको होगा, तो फर्स्ट क्लास के जितने भी जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं, फर्स्ट क्लास में जितनी भी कैटेगरी दी हुई है उन सभी को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। उनकी प्रॉपर्टी जो है मेल पर्सन की जिसकी डेथ हो गई है, बिना विल किए डेथ हुई है, तो ऐसे में सबसे पहले जो क्लास 1 की कैटेगरी है, इसमें टोटल 16 पर्सन्स के नाम दिए हुए हैं, कैटेगरी दी हुई है, उनको डिवोल्व होगी। सबसे पहला राइट उनका होगा, जो सेक्शन 10 बात करता है। सेक्शन 11 क्या कहता है, अगर यहाँ पर इन सभी 16 व्यक्तियों में से कोई भी जीवित नहीं है तो क्लास 2 कि जितने भी कैटेगरी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, 9 तरह की कैटेगरी दी गई है, अमेंडमेंट भी इसमें मैंने इंक्लूड कर दी है। तो 9 तरह की जितने भी कैटेगरी, जितने भी पीपल्स वहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं, उन सभी को डिवोल्व हो जाएगी। अगर यहाँ पर पहली कैटेगरी में कोई भी व्यक्ति शामिल है या कोई भी व्यक्ति एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर आगे यहाँ पर नहीं बढ़ेंगे, क्लास 2 का कोई मतलब नहीं होगा। अगर इनके पास भी यानी कि ये व्यक्ति 16 पर्सन ये भी जीवित नहीं है तो अगली अपॉर्चुनिटी किसको दी जाएगी, अगली अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सेक्शन 12 के अनुसार एग्नेंट्स और कॉन्ग्नेंट्स को। अब इनका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये हमारा सेक्शन 30 में लिखा हुआ है। तो अब समझते हैं सेक्शन 8 क्या कहती है डिटेल में, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए और आपको किस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो भी आपको पता चल जाए। सबसे पहले क्या कहता है सेक्शन 8, यही कहता है कि जर्नल रूल क्या होंगे अगर कोई भी मेल पर्सन मर जाता है बिना इसके इंटरस्टेट करे, यानी कि कोई इंटरस्टेट व्यक्ति है, बिना विल किए वो व्यक्ति मर चुका है, तो ऐसे में किस तरीके से इंटरस्टेट किया जाएगा, किस इंटरस्टेट नहीं किस तरीके से डिवोल्व किया जाएगा, यानी कि उस प्रॉपर्टी को किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाएगा। इंटरस्टेट का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, विदाउट मेकिंग ए विल। यानी कि इसमें सबसे ये 4 रूल दिए गए हैं, इन चारों रूलों को भी हम डिटेल में समझेंगे। पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने इस स्क्रीन पर भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दिया है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। यही है कि सबसे पहले अपॉर्चुनिटी दी जाएगी किसको, फर्स्ट क्लास के व्यक्ति को। फर्स्ट क्लास फर्स्ट शेड्यूल में जो भी पर्सन डिस्क्राइब किए गए हैं और इनको प्रेफरेंशियल भी कहते हैं, जो फर्स्ट क्लास के जो पर्सन होते हैं फर्स्ट शेड्यूल में जो डिफाइन किए गए हैं, और इनको साइमल्टेनियसली जो है प्रॉपर्टी डिवोल्व की जाएगी। अगर ये व्यक्ति नहीं है तो सेकंड शेड्यूल को जाएगी, और ये व्यक्ति नहीं है तो या तो एग्नेट्स को जाएगी, या फिर उसके बाद ये व्यक्ति नहीं है तो जाएगी कांगनेट्स को, और कॉन्ग्नेट्स भी नहीं है यानी कि कोई भी इन सभी में से जीवित नहीं है तो सेक्शन 29 के अनुसार इस एक्ट के अंदर, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार जो है प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। अब हम 2 टर्म हमारे सामने यहाँ आ रही है, एग्नेट्स और कैगनेट्स, सेपरेटली भी आपसे पूछ ली जाती है। इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसे किस सेक्शन में पूछा गया है। सेक्शन 3A बात करता है एग्नेट्स के बारे में,
3C जो बात करता है कोगनेट्स के बारे में। एगनेट्स यानी कि मेल की तरफ से जो कोई भी या तो ब्लड रिलेशन से है या फिर उसे अडॉप्ट किया गया है, वो सभी व्यक्ति जो हो कौन होंगे, एगनेट्स होंगे। और बात करें फीमेल की तरफ से यानी कि जो मेल नहीं है उन्हें एडॉप्ट किया गया है या फिर ब्लड रिलेशन में है, यानी कि यहाँ पर बात की गई है फीमेल पर्सन की। कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ी सी स्टेटमेंट इन्होंने डिफरेंट तरीके से कही हुई है, तो यहाँ पर उन्हें हम कॉग्नेट्स कहेंगे। सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 केवल यही कहता है कि जो ये प्रॉपर्टी है इसका सक्सेशन किस तरीके से किया जाएगा, साइमल्टेनियसली किया जाएगा। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही बार में जितने भी व्यक्ति जो कि क्लास 1 के अंदर जीवित हैं उन सभी को ट्रांसफ़र हो जाएगी बराबर बराबर। एक बार ये लिस्ट भी देख लेते हैं, दोनों लिस्ट मैंने यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर मेंशन कर दी है। ये हमारी फर्स्ट लिस्ट है, ये हमारी सेकंड लिस्ट है। इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि फर्स्ट लिस्ट में कौन है और सेकंड लिस्ट में कौन है। इसे आप पॉज करके एक बारी रीड भी कर लीजिएगा। अब हम हर एक रूल को पढ़ने वाले हैं, हर एक रूल को इसलिए पढ़ने वाले हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सेक्शन 10 क्या कहता है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट क्लास के अंदर जो फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइन किया है उसमें किस तरीके से होगा, किसको कितना शेयर दिया जाएगा और फर्स्ट शेड्यूल में क्या बात की गई है। इसके लिए अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी इंटरस्टेट की जा रही है प्रॉपर्टी फर्स्ट क्लास में दिए गए शेड्यूल के अंदर, जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया था फर्स्ट शेड्यूल में, ये सभी व्यक्ति इनके अनुसार अगर प्रॉपर्टी का डिवॉल्वमेंट हो रहा है यानी कि प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसके लिए हमें 4 इम्पोर्टेंट रूल हैं जिन्हें हमें पढ़ना होगा। 4 इम्पोर्टेंट रूल क्या है? सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट रूल क्या कहता है, अगर कोई भी मेल पर्सन की विडो है या एक से ज़्यादा विडो है, सपोज दैट एक ये है और एक ये है, 2 विडो हैं, तो इन दोनों का मिलाकर कितना शेयर होगा? 1 शेयर होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल पहले ही मेंशन कर दिया ताकि टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। सपोज दैट एक्स एक पर्सन है जो मर चुका है, आप इसे पी भी मान सकते हैं। अब यहाँ पर इसका एक बच्चा है यानी कि सन 1 है, एक सन 2 है, डॉटर 1 डॉटर 2, विडो 1 विडो 2, यानी कि अब इसका डिवोल्यूशन किस तरीके से होगा, डिवोल्वमेंट किस तरीके से होगा, प्रॉपर्टी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहाँ पर हम किस तरीके से काउंट करेंगे, एक तो सन 1 सन 2 डॉटर 1 डॉटर 2 और इन दोनों को एक कंसीडर करेंगे, तो टोटल 5 यहाँ पर पार्टीशन होंगे। टोटल 5 पर्सन में पार्टीशन होंगे, 1/5 1/5 1/5 1/5 और इन दोनों का मिलाकर 1/5। इन्हें आगे डिवाइड कर दिया जाएगा 1/10 और 1/10 के अंदर। इस तरीके से जो है डिवोल्व होगी प्रॉपर्टी फर्स्ट रूल के अनुसार। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2। ये बात कर रहा है क्लास 1 की, अभी हम क्लास 2 में नहीं पहुँचे। अगर क्लास 1 में जितने भी व्यक्ति जीवित है जो हमने यहाँ पर इस स्क्रीन में देखा है, उनके अनुसार अगर कोई विडो है तो उसका डिवोल्यूशन नहीं, मतलब उनकी प्रॉपर्टी इस तरीके से ट्रांसफ़र की जाएगी, डिवोल्व होगी। रूल 2 क्या कहता है कि अगर कोई भी सर्वाइवर जिंदा है, सर्वाइवर यानी कि जब जो मेल पर्सन है जिसकी उस समय पर डेथ हुई है, उस डेथ के बाद कौन कौन बच गए, उसके आगे के बच्चे हैं, वाइफ है, मदर है, कौन बच गए, तो अगर सन है, डॉटर है और मदर है तो ऐसे में उन सभी का 1 शेयर होगा। सपोज दैट ये एक पर्सन है एक्स जो कि जिसकी डेथ हो गई है, मेल पर्सन है, ये मेल पर्सन है। अब इसके आगे कौन कौन है, एक सन है, दूसरा सन है, एक डॉटर है, एक और डॉटर है और एक मदर है। तो इस तरीके से सेम इसी तरीके से सभी का एक एक पोर्शन होगा और पार्टीशन होगा 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5, क्योंकि टोटल 5 मेंबर हैं, सभी में इक्वली यहाँ पर शेयर जो है प्रॉपर्टी का बांटा जाएगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 ये कहता है कि प्री डिसीज सन। प्री डिसीज सन का क्या मतलब होता है कि जब ये मेल पर्सन मरा था
इससे पहले ही कोई भी उसका या तो सन की डेथ हो गई हो या फिर डॉटर की डेथ हो गई हो। अब ये डॉटर के आगे के जो व्यक्ति हैं, चाहे उसकी वाइफ हो चाहे उसके बच्चे हो, तो उनको किस तरीके से प्रॉपर्टी डिवोल्व होगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर इस तरीके से कोई भी मेल पर्सन की डेथ होती है तो वहाँ पर जो शेयर है वो कितना दिया जाएगा, सिंगल शेयर दिया जाएगा, 1 शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा। सपोज दैट एक्स यहाँ पर एक डिसीज पर्सन है, इसका एक सन ये है, सन यहाँ पर इसे सन मान लेते हैं, सन पहला, एक डॉटर है और यहाँ पर सन नंबर दूसरा। एक चीज़ को और आप यहाँ पर समझिए, जो इस तरीके से मैंने ये ब्रैकेट बनाया है इसका मतलब होता है वो व्यक्ति भी मर चुके हैं। जैसे कि मैंने जहाँ भी एक्स लिखा है वहाँ पर ऐसे किया, यानी कि वो व्यक्ति मर चुका है। अब यहाँ पे इसका एक सन तो ये जीवित है, पहला ये मर चुका है, लेकिन इसके आगे जो है इस सन की वाइफ जीवित है, दूसरा ये हो गया। उसके बाद एक डॉटर जो कि मर चुकी है और उसके एक सन है और एक डॉटर है, यानी कि यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया जाएगा, एक ही शेयर मिलेगा। अब वो एक शेयर आगे यहाँ बटेगा, तो यहाँ पर तीसरा ये हो गया और चौथा यहाँ पर ये कंसीडर किया जाएगा। अगर ये सन भी मर गया है तो इससे आगे चाहे उसकी वाइफ हो चाहे उसकी सन हो, उसको एक ही शेयर मिलेगा। लेकिन अगर ये भी मर जाता है और उसके आगे यहाँ पर वाइफ है, डॉटर है और उसके सन है, तो इसको यहाँ से 1/4 में से यहाँ पर इसको जो है पोर्शन मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, यानी कि इसके पास 1/4 था, टोटल 4 यहाँ पर कंसीडर किए गए। अब इसको आगे अगर शेयर डिवाइड करना है तो 1/8 यहाँ पर कंसीडर किया गया और यहाँ पर भी 1/4 से ही ये 1/4 यहाँ आएगा और यहाँ से ही 1/4 इन तीनों में डिवाइड होगा। इसलिए 1/12, 1/12, 1/12 इन सभी में इस तरीके से प्रॉपर्टी का डिवोल्वमेंट होगा, यानी कि प्रॉपर्टी इस तरीके से ट्रांसफ़र की जाएगी। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 केवल इतना ही कहता है कि रूल नंबर 3 में जो भी चीज़ निर्धारित की गई है उसको और किस तरीके से हम कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, जैसे कि यहाँ पर पी ये था, इसकी डेथ हो गई, अब इसके यहाँ पर ये सन है और ये एक सन नंबर 1 है, मैं ऑलरेडी यहाँ पर बना चुका हूँ, यहाँ से समझ लेते हैं। यानी कि सन एक ये है, एक ये है, सन नंबर 1 और एक सन है। इसमें प्रॉपर्टी कैसे डिवोल्व होगी? 2 व्यक्ति है, 1/2, 1/2 इस तरीके से डिवोल्व होगी। अब आगे यहाँ पर इसके सन नंबर 1 के आगे वाइफ भी है, डॉटर भी और सन है, तो इस तरीके से सब में 1/2 के अनुसार यहाँ पर प्रॉपर्टी का डिवोल्वमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर वाइफ को भी एक शेयर मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है कि आप अगर वाइफ को शेयर ना दें तो वाइफ को भी एक शेयर मिलेगा और सन को भी एक शेयर मिलेगा और डॉटर को भी एक शेयर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर केवल सन और डॉटर की बात की गई है। यहाँ पर अगर जैसे कि सपोज दैट हस्बैंड यहाँ पर इन्वॉल्व है तो उसको किसी भी तरीके का शेयर नहीं मिलेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक रूल है, इन रूल को थोड़ा सा मतलब ब्रीफली थोड़ा सा याद कर लीजिए ताकि आपको डायग्राम बनाने में मदद मिल सके। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड रूल के बारे में। सेकंड रूल क्या कहता है कि प्रॉपर्टी किस तरीके से जो है सेकंड क्लास के, यानी कि फर्स्ट क्लास के अंदर हमने 4 रूल अभी समझ लिए हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट रूल के अंदर कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं है, अब वहाँ पर प्रॉपर्टी किसको जाएगी? तो सेकंड क्लास के जो भी शेड्यूल हमने देखा था हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर, जो मैंने चार्ट दिखाया था और यहाँ पर भी आपको विजिबल हो रहा है, अब इनको जो है प्रॉपर्टी किस तरीके से डिवोल्व होगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो फादर को जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो उसको सेकंड शेड्यूल के अनुसार होती है। सेकंड शेड्यूल में जो क्लास दी गई है उसमें सबसे प्रायोरिटी पर जो होते हैं वो फादर होते हैं, फर्स्ट क्लास के अंदर इंक्लूड नहीं होते। अब यहाँ पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा? तो सभी इंट्रीज़ के लिए एक एक शेयर होगा, सभी इंट्रीज़ के लिए यहाँ पर इक्वली शेयर जो है दिया जाएगा। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट यहाँ पर एक्स एक व्यक्ति है जो कि फादर है और वो मर चुका है। अब यहाँ पर उसका एक सन है, एक डॉटर है, एक
उसके फादर हैं, एक उसकी वाइफ है। यानी कि अब यहाँ पर क्लास 1 के ऑलरेडी 3 मेंबर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वाइफ भी है, सन भी है और डॉटर भी है। हमने क्या रूल पढ़ा था? हमने ये रूल पढ़ा था क्लास 1 का अगर कोई भी व्यक्ति जीवित है तो सेकंड क्लास में जितने भी ये सभी मेंबर हैं इनको कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। यहाँ पर किस तरीके से प्रॉपर्टी डिवोल्व होगी? 1 2 3, यानी कि 1/3 सभी को शेयर मिलेगा। 1/3 इसको, 1/3 इसको, 1/3 इसको, लेकिन फादर को नहीं मिलेगा क्योंकि फर्स्ट क्लास के ऑलरेडी मेंबर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज दैट एक्स जो कि एक मेल पर्सन है, उसकी डेथ हो गई है। अब उसके बाद यहाँ पर कौन कौन जीवित है? वाइफ जीवित है, उसकी जो है सन जीवित है, डॉटर जीवित है, लेकिन सन यहाँ पर जो है मर चुका है, उसकी आगे एक वाइफ जीवित है। यहाँ पर इन सभी को कितना कितना शेयर दिया जाएगा? 1 2 3 4, यानी कि 1/4 सबको दिया जाएगा, केवल फादर को छोड़कर, क्योंकि क्लास 1 के ऑलरेडी यहाँ पर मेंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। अगला इम्पोर्टेंट क्या कह रहा है? अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि अगर क्लास 1 और क्लास 2 दोनों में से जो भी स्पेसिफाई किए गए हैं शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, कोई भी मेंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे में प्रॉपर्टी डिवोल्व होगी किसको? एग्नेट्स को और कोग्नेट्स को। इसको आप एक चार्ट बना लीजिए अपने एक सिंगल पेज पर, ताकि आप उसको वहीं पर इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सको। तो अब एग्नेट्स और कोग्नेट्स में किस तरीके से प्रॉपर्टी डिवोल्व होगी इसको भी हम समझ लेते हैं। चैप्टर 12 इस बारे में बात करता है। रूल नंबर 1 क्या कहता है इसका कि किस तरीके से डिवोल्व होगी? यहाँ पर फीवर, इसका मतलब क्या होता है? जो भी नज़दीकी व्यक्ति है, यानी कि जो भी कोई नज़दीकी व्यक्ति है उसको किस तरीके से डिवोल्व होगी। अगर 2 हियरर हैं, द वन हु इज़ फीवर एंड नो डिग्री ऑफ असेंडेंट इज़ प्रेफर्ड। इसको सबसे पहले इस एग्जाम्पल से समझते हैं। पी यहाँ पर एक डिसीज्ड व्यक्ति है, असेंडेंट और डिसेंडेंट। अब इसको समझते हैं, असेंडेंट और डिसेंडेंट क्या है? असेंडेंट का मतलब होता है पिता जो मर गया है उसके फादर, उसके फादर के फादर, फादर के फादर, फादर, यानी कि असेंडेंट है। अगर हम नीचे आते हैं, पिता उसका सन, सन का सन, सन का सन, तो ये हो गए डिसेंडेंट। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर नो डिग्री ऑफ असेंडेंट है तो यहाँ पर प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? प्रेफरेंस दी जाएगी डिसेंडेंट व्यक्ति को, यानी कि सन को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर ये भी नहीं है तो वहाँ पर कोलेटरल, यानी कि सन का भाई है और फिर मतलब पिता है, उसके सन है, फिर उसके भाई है, उसके भाई है, इस तरीके से, यानी कि उनके भाइयों को यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि वेयर द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ असेंडेंट इज़ द सेम एंड नॉन, यानी कि यहाँ पर असेंडेंट जो है ना, या तो वो बराबर हैं दोनों या फिर है ही नहीं, तो ऐसे में प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? डिसेंडेंट को दी जाएगी। डिसेंडेंट में भी किस तरीके से दी जा सकती है इसे हम इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट पी जो कि एक मेल पर्सन है वो मर गया है, असेंडेंट यहाँ पर है ही नहीं, डिसेंडेंट है, तो नीचे की तरफ चलेंगे, नीचे की तरफ, यानी कि इसका एक सन ये है, एक सन ये है। उसके बाद ये दोनों भी मर चुके हैं, अब इनके सन के सन हैं ये, अब इनके सन के सन ये हैं, ये भी मर चुके हैं, लेकिन इनके सन के सन हैं ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर फीवर का मतलब होगा जो नज़दीकी होंगे पहले तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर ये भी मर जाते हैं और इनके, यानी कि यहाँ पर 4th लिख लीजिए, इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से प्रेफरेंस दिया जाएगा, सन सन सन। इस तरीके से अगर ये दोनों इक्वल भी होते हैं तो बराबर इसमें शेयर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 केवल यही कहता है कि वेदर नेदर हेयर इज एंटाइटल्ड टू प्रेफर टू द अदर अंडर रूल 1 एंड रूल 2 दे टेक साइमल्टेनियसली। ना तो रूल 1 में आता है ना रूल 2 में आता है, तो साइमल्टेनियसली उनको क्या दिया जाएगा?
एक तरीके से शेयर दिया जाएगा। यहाँ पर कोगनेंट्स की बात हो रही है। कोगनेंट्स और एग्नेंट्स में क्या डिफरेंस था? कोगनेंट्स बात कर रहा है फीमेल का ब्लड रिलेशन है, उनसे उनको प्रॉपर्टी डिवोल्व होगी, या फिर कोई एडॉप्टेड है फीमेल की साइड से, उनको प्रॉपर्टी डिवोल्व होगी, और यहाँ पर असेंडेंट के फॉर्म में होगी, डिसेंडेंट के फॉर्म में नहीं होंगी। असेंडेंट बात करता है फादर के फादर, फादर के फादर। तो यहाँ पर पहले फादर, अगर वो भी मर गए तो उसके फादर के फादर, और वो ही मर गए तो फादर के फादर की मदर, और फादर की मदर के फादर। इस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर्टी डिवोल्व हो जाएगी। अगर ये बराबर आते हैं तो इक्वली होगा, अगर नहीं आते हैं तो यहाँ पर जो नज़दीकी है उसको प्रायोरिटी यहाँ पर भी दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कोग्नेट्स की, ये डिफरेंस है। इन दोनों टर्म्स को ऑलरेडी हम पीछे समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटेशन किस तरीके से किया जाएगा। कंप्यूटेशन किस तरीके से होगा? कंप्यूटेशन यहाँ पर यही बताया गया है, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग द एग्नेंट्स एंड कोग्नेंट्स रिलेशनशिप shall be revoked from the interstate to the heir the term of agent and ascent and degree of descent and both as the case may be। एंड यहाँ पर यानी कि इसमें हमने समझने की चीज़ क्या है कि किस तरीके से डिवोल्वमेंट होगा। पहले तो ये समझना है कि एग्नेंट किस तरफ है और डिसेंडेंट किस तरफ है, एसेंट किस तरफ है और डिसेंडेंट किस तरफ है, ये आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। एसेंट्स है ऊपर की तरफ यानी कि फादर फादर फादर, और डिसेंडेंट है नीचे यानी कि सन सन सन। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर आपको क्या देखना है, एक तो असेंडेंट देखना है, एक डिसेंडेंट देखना है। इन दोनों डिग्रियों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। और असेंडेंट और डिसेंडेंट डिग्री शैल बी कंप्यूटेड इंक्लूसिवली इन द इंटरस्टेट, यानी कि यहाँ से ये स्टार्ट किया जाएगा पी पॉइंट से, या तो पी पॉइंट को P1 2 3 और P1 2 3 इस तरीके से काउंट किया जाएगा। और या तो असेंडेंट होंगे या ये डिसेंडेंट होंगे, या तो नीचे की तरफ काउंट किए जाएंगे या फिर ऊपर की तरफ इन्हें काउंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि डिब्यूटर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। डिब्यूटर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि डेडिकेट की जाती है किसी रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए, जिसे हम डिब्यूटेड प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कि हम कहते नहीं हैं कि हमने कोई प्रॉपर्टी दान में दे दी है, मंदिर को दे दी है, मंदिर को डिवोल्व कर दिया, तो उसे हम कहते हैं डिब्यूटेड प्रॉपर्टी। इन्हें हम डीटी प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है डिब्यूटर। डिब्यूटर अब डिब्यूटर प्रॉपर्टी जो है एब्सोल्यूट होती है और कंप्लीटली डेडिकेटेड होती है। जब हम देखते हैं कि इन प्रॉपर्टी के पोजेशन को, तो ये डिवाइड किया जाता है दो तरीके से, या तो डिस्टोना, ये थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, यानी कि टेम्पल, दैट इज़ जो कि मैनेजर होते हैं उस टेम्पल के, जिसे हम शिबत कहते हैं, और मैनेजर गोज टू द हैंड ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि उनके हाथ में ही प्रॉपर्टी जाती है। ये वही उस प्रॉपर्टी के संबंध में नियत होते हैं। पहले होते हैं शिबात और दूसरे होते हैं मट्स। मट्स कौन होते हैं? मट्स जो होते हैं महंत के हेड होते हैं, और जितनी भी मैनेजमेंट है प्रॉपर्टी की वो उनके हाथ में होती है। मट्स क्या होती है? एक ऐसी बिल्डिंग या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग जिसमें कि हिंदू रिलीजियस मेंडिकेट्स रहते हैं अंडर द सुपरवाइज़र, जिसे हम महंत कहते हैं, उसे हम मठ कहते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ गए होंगे, और इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आप इसको पॉइंट में बनाकर जो है एग्ज़ाम में लिख सकें। मठ्स जो होते हैं वो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि पर्सन के द्वारा प्रिसाइडेड किए जाते हैं, और इनके जो ऑफिसेज है वो दो तरीके से सक्सेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। सक्सेशन के रूप में या तो इंस्टीट्यूट के फाउंडर की डायरेक्शन के साथ, या फिर यूसेजेस के द्वारा जो रेगुलेट किए जाते हैं उनके द्वारा। अब मट्स जो हैं वो प्रिसाइड किए जाते हैं पर्सन के द्वारा। उनकी दो ड्यूटीज़ होती है, या तो वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए काम करते हैं या फिर स्पिरिचुअल सर्विसेज वो रेंडर्ड करते हैं। एज वेल एज उनका काम होता है स्पिरिचुअली
हैंडशिप ओवर ए बॉडी ऑफ डिसिप्लिन एंड रिलीजियस वर्शिप, यानी कि पूजा से रिलेटेड उनका कार्य होता है। इससे रिलेटेड और भी पॉइंट है मठ से रिलेटेड कि जो महंत होते हैं वो मठ की प्रॉपर्टी के मैनेजर होते हैं, साथ ही उस इंस्टीट्यूट के हेड होते हैं, जिसे हम सन्यासी या ब्रह्मचारी भी कहते हैं। महांस रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिलीजियस एक्ट करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, रिलीजियस जितनी भी एक्टिविटी हैं उन सभी को करने के लिए। इन्हें ट्रस्टी के रूप में भी जाना जाता है। इनकी पावर है कि ये क्या करेंगे, डिब्यूट करेंगे प्रॉपर्टी को ओवर द एलियनेशन। और यहाँ पर एक केस लो है, इसको आप लिख लीजिए, इस पे डिटेल आप देख लीजिए और इसको भी मेंशन कर दीजिएगा। अब बात करते हैं जो ये महांस होते हैं, जो कि हेड होते हैं मठ के, इनको किस तरीके से उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 तरीके हैं, डेथ से, या वो त्याग दे जो भी वो पोस्ट पर वहाँ सर्विस कर रहे हैं, या वो इनकैपेबल हो गए, या फिर वो मिसमैनेजमेंट करते हैं किसी भी मठ के अधिकारी के साथ, या फिर उनकी ऐसी लाइफ है जो कि वहाँ के लिए सही नहीं है। अब बात करते हैं शिबात किसे कहते हैं। शिबात एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उस टेम्पल की प्रॉपर्टी को एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसे हम शिबात कहते हैं। ये एक तरीके का ट्रस्टी होता है। इसकी ड्यूटी है कि ये टेम्पल में जो भी ऑफिस है उसको होल्ड करके वहाँ पर डिग्निटी को मेंटेन करे। शिबात के रिगार्डिंग और भी कुछ चीज़ें हैं, 2 आइडियाज़ हैं जो कि इसमें शामिल किए गए हैं। मिनिस्ट्रेंट ऑफ द डीटी, यानी कि वो पर्सन जो अपॉइंट किया जाता है वर्शिप को कंडक्ट करने के लिए, और मैनेजर। शिबात का कोई भी लीगली उसका प्रॉपर्टी पर हक नहीं होता, जैसे कि डिबिटर प्रॉपर्टी का होता है, एंड वो केवल कस्टडी में रखता है, उनकी टेक केयर करता है उस प्रॉपर्टी के संबंध में। इनके कार्य क्या क्या होता है, इनके कार्य ये होते हैं कि डिबेटर बिल्डिंग के संबंध में ये उसको प्रिजर्व करके रखे, संरक्षण करके रखें, और उनके बेनिफिट के लिए जो आवश्यक हो सके वो सभी कार्यों को करने की इनकी जो है ड्यूटी होती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है, व्हेन द सिचुएशन इन एक्सपेंसेस इज मोर, यानी कि जब किसी भी टेम्पल के संबंध में कोई भी एक्सपेंसेस से लेकर मुद्दा उठता है कि यह लगता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस खर्च हो रहे हैं रिलीजियस वर्शिप या फिर रिपेयरमेंट के संबंध में, तो यह खर्च जो है उसके द्वारा डेप्ट के रूप में उठाए जा सकते हैं। साथ ही ये ट्रस्टी होता है, आफ्टर दैट ही कैन नॉट परचेज एनी पार्ट ऑफ द डेबेटर डिबेटर प्रॉपर्टी आफ्टर द गुड प्राइजेज, यानी कि अगर कुछ अच्छे दामों में भी उसको प्रॉपर्टी मिलती है टेम्पल के संबंध में तो उसे भी ये नहीं ले सकते हैं, यह केवल ट्रस्टी के रूप में ही जो है कार्य करेंगे। साथ ही अगर इनको कुछ लग रहा है कि हाँ भाई टेम्पल के संबंध में मेरे को कुछ पैसा अपनी जेब से खर्च करना पड़ सकता है या करना पड़ता है तो ये कर सकते हैं। ये हकदार होते हैं टेम्पल से रिलेटेड जो भी पैसा आता है उससे रिकवर करने के लिए। साथ ही इनके पास पावर होती है एलियनेशन की ओवर द डिब्यूटर प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट सेक्शन क्वेश्चन के बारे में कि क्रूएलिटी किसे कहते हैं। क्रूएलिटी का मतलब कुछ ऐसा बिहेवियर या तो फिजिकली या फिर मेंटली जो किसी दूसरे को हार्म करे उसे क्रूएलिटी कहते हैं। हमारे आईपीसी के अंदर सेक्शन 498 के अंदर क्रूएलिटी के बारे में बात की गई है जो कि हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा की जाती है। अगर कोई भी क्रूएलिटी करता है तो उसे 3 साल तक की सज़ा और फाइन लगाया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन में दोबारा से डिफाइन किया गया है क्रूएलिटी के बारे में। क्रूएलिटी का मतलब होता है कोई भी खुद यानी कि अपनी इच्छा से किया गया कोई भी ऐसा कंडक्ट जो कि किसी भी को सुसाइड करने से यहाँ पर मजबूर करे। यहाँ पर बात हो रही है वाइफ की, यानी कि क्रूएलिटी किसके साथ हो रही है, क्रूएलिटी अगेंस्ट मैरिड वुमेन। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, यानी कि उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उसको इंजरी पहुँचाई जा रही है, चाहे लाइफ की हो, लिम्ब की हो, हेल्थ की हो, वेदर मेंटल और फिजिकल उस वुमेन को, तो उसे क्रूएलिटी के अंदर कंसीडर किया जाएगा। सेकंड पॉइंट कहता है हरेसमेंट को भी, साथ ही उसे कोई भी वैल्यूएबल डिमांड की जा रही है उसको भी क्रूएलिटी के अंदर शामिल किया जाएगा। क्रूएलिटी केस को हमने ऐड किया था
किस साल में 1986 में। इसका ऑब्जेक्ट केवल यही है कि मैरिड वुमेन को जो है प्रोटेक्शन दी जा सके। एसेंशियल क्या है, 3 इंपॉर्टेंट एसेंशियल है कि वुमेन मैरिड होनी चाहिए, विलफुल कंडक्ट किया गया हो हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा, और उसे इंजरी हुई हो या तो फिजिकल या मेंटल। अब केस लो देखते हैं, शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी 1986 का केस था। इस केस में क्या कहा गया था कि दोनों की मैरिज हो गई थी 1988 में। मैरिज के बाद कुछ प्रॉब्लम के कारण उन दोनों में कुछ डिस्प्यूट अराइज होने लगे और उन्होंने चाहा म्यूचुअली कि वो डिवोर्स ले लें, बट म्यूचुअली डिवोर्स हो नहीं पाया एक्चुअली में। फिर यहाँ पर वाइफ ने क्रूएलिटी के ग्राउंड पर जो है यहाँ पर डिवोर्स फाइल कर दिया, और वहाँ पर उन्होंने यह डिमांड रखी कि ये मेरे को हरेस करते हैं और डिमांड करते हैं दहेज के लिए। तो इस केस में कोर्ट ने यह बात हेल्ड की कि यहाँ पर आवश्यक है, जो भी एविडेंस आप दे रहे हो उस एविडेंस का देना यहाँ पर ज़रूरी है हैरेसमेंट के संबंध में और अनलॉफुल डिमांड के संबंध में। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो उसे किसी भी तरीके से क्रूएलिटी और हैरेसमेंट के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। दूसरा केस है जगदीश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1989 का केस है। इस केस में यहाँ पर जो जगदीश चंद्रा थे इन्होंने अपील फाइल करी थी, क्योंकि ऑलरेडी जो है ट्रायल कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी जो है जजमेंट जो है इनके अगेंस्ट में आ चुकी थी। अब इन्होंने अपील की। अपील में यहाँ पर क्या कंसिडर किया गया कि अगर कोई भी हस्बैंड रात में दारू पीकर आ रहा है, ड्रिंक में आ रहा है, लेट नाइट आ रहा है, तो उसे क्रूएलिटी नहीं मानेंगे जब तक कि वो अपनी वाइफ के साथ किसी भी प्रकार का हरेसमेंट नहीं करेगा। साथ ही एक और केस है इंदिरा राज मलिक वर्सेस सुनीता मलिक 1986 का। इस केस में यह कहा गया था इंदिरा राज मलिक के द्वारा कि यहाँ पर आर्टिकल 14 का जो है वॉयलेशन किया जा रहा है उसके साथ, और इट गिव एन आर्बिट्रेरी पावर टू द पुलिस, और यह पुलिस को आर्बिट्रेरी पावर दे रहा है इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 498 के अंदर। जैसे कि इसे मैं अच्छे तरीके से समझाऊं तो यानी कि जब भी कोई क्रूएलिटी का केस फाइल होता है कि उसने क्रूएलिटी की है, वुमेन के साथ हरेसमेंट हो रही है, तो ऐसे में इसके अंदर इस सेक्शन 498 में केस फाइल कर दिया जाता है और पुलिस वाले क्या करते हैं, उसे दबोच लेते हैं और जेल में डालने की बात करते हैं। तो इसीलिए इसने यहाँ पर ये मुद्दा उठाया कि आर्टिकल 14 का ये वॉयलेशन हो रहा है और पुलिस वाले जो है बेमर्जी से अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरीके से चाहे उस तरीके से हमें हरेस किया जा रहा है। साथ ही जो वर्ड हरेसमेंट है उसे इस सेक्शन में यूज़ किया गया था, और कोई भी पर्सन जो है कॉन्ट्ररी नहीं करेगा इस अरेस्ट से, यह बात निर्धारित की गई। और कोर्ट ने यह कहा कि जो सेक्शन 14 है वो कोर्ट के क्या कहा कि कोर्ट हेल्ड दैट 498 इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नो आर्बिट्रेरी पावर हैज़ बीन गिवन टू द पुलिस। यानी कि कोर्ट ने यह कहा कि हम पुलिस वालों को किसी भी तरीके का ऐसी पावर प्रोवाइड नहीं करते हैं कि वो मन चाहे तरीके से जिस पर भी 498 का केस दर्ज हुआ है उसे बेफिजूल यहाँ पर अरेस्ट किया जाए, यानी कि उसके साथ हरेसमेंट उसके साथ भी किया जाए जो भी हस्बैंड है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि बहुत से ऐसे केसेस आए थे जिसमें कि हस्बैंड को क्रूएलिटी के केस में झूठली फंसाया जा रहा था। इस वजह से यहाँ पर यह कहा गया कि कोई भी पुलिस अधिकारी खुद से ये डिसाइड नहीं करेगा कि हाँ भाई इसने अपराध किया है, पहले आप उसको अच्छे से छानबीन कीजिए, अगर ग्राउंड लगते हैं तभी आप उसको अरेस्ट कीजिए, अदरवाइज आप उसको अरेस्ट नहीं कीजिएगा। तो आज की वीडियो में यही क्वेश्चन थे जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करने थे। वीडियो कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ले पाए हो तो हमारे साथ जुड़ जाइए और इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।